कभी यह धरती पूरी तरह हरी भरी हुआ करती थी। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, सुंदर झीलें और असंख्य नई प्रजातियां जीवन में कदम रख रही थी। लेकिन सवाल यह उठता है, उस समय हम इंसान कहाँ थे? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में लाखों वर्ष पीछे लौटना होगा। अब हम पहुंच चुके हैं उस युग में जब धरती पर मानव जैसी कोई विकसित प्रजाति मौजूद नहीं थी। यहाँ सिर्फ घने जंगलों के राजा थे, खूंखार जानवर जो अपने बल और हिंसा से राज करते थे। उस दौर में हमारे पूर्वज भी धरती पर मौजूद थे, लेकिन वे आज के इंसान जैसे नहीं थे। उनकी शक्ल सूरत किसी चिंपांजी या गोरिल्ला से मिलती जुलती थी। ये प्रजातियां शारीरिक रूप से कमजोर थी। उन्हें ना तो संतुलित आहार मिल पाता था, ना ही शिकार करने की कोई तकनीक आती थी। फूल, पत्तियां और छोटे जीव जंतु ही उनका मुख्य भोजन थे, और यही कारण था वे अक्सर जंगली जानवरों का आसान शिकार बन जाते थे। वे न भाग सकते थे, न लड़ सकते थे और ना ही खुद की रक्षा कर पाते थे। यह मानव जाति की यात्रा का सबसे कठिन और असहाय दौर था, जहां जीवन था पर नियंत्रण नहीं, अस्तित्व था पर अधिकार नहीं, और इंसान सिर्फ एक संघर्षरत प्रजाति थी जो प्रकृति के कहर के सामने बेहद असहाय थी। लेकिन उनके जीवन में अभी बहुत कुछ बदलना बाकी था। उनका जीवन एक जैसा चल रहा था, बिना बदलाव, बिना दिशा के। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, क्योंकि अब भूख साधारण नहीं रही, अब वो तेज थी, तड़प से भरी हुई। और तभी उन्हें कुछ दिखाई दिया, एक मरा पड़ा हुआ जानवर, जैसे किसी संकेत की तरह हो। भूख से बेहाल उन्होंने तुरंत उसका मांस खाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उनके हाथ में एक नुकीली हड्डी चुभ गई और यहीं से एक अनुभूति का जन्म हुआ। अब उनका ध्यान उस नुकीली हड्डी पर गया जिसने उन्हें चोट पहुंचाई थी। सबका ध्यान उस नुकीली चीज पर था, जो खतरा भी थी और शायद एक नया अवसर भी। अब वे समझ चुके थे कि ये नुकीली चीजें नुकसान पहुंचा सकती है। धीरे धीरे उन्होंने ऐसी ही हड्डियों, पत्थरों और नुकीली चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन्होंने इनका इस्तेमाल छोटे जानवरों को मारने के लिए किया, और फिर महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने सीखा कि कैसे पत्थरों को एक दूसरे से टकराकर नुकीला आकार दिया जा सकता है। इस तरह इंसान के पूर्वजों ने औजार की खोज करना शुरू किया था। यह उनके लिए कठिन जरूर था, पर नामुमकिन नहीं। अब उनके पास था भोजन पकड़ने का तरीका, खुद की रक्षा करने का माध्यम, लेकिन शिकार करना उनके लिए आसान नहीं था। जानवर उनकी हरकतें भाप कर भाग जाया करते थे, मगर धीरे धीरे उन्होंने जानवरों की गतिविधियों को समझना शुरू किया। अब वे अकेले नहीं, बल्कि झुंड बनाकर शिकार करने लगे। यह नई रणनीति कारगर साबित हुई। समय के साथ अनुभव और अभ्यास ने उन्हें कुशल शिकारी बना दिया था। अब उनके पास भोजन की कोई कमी नहीं थी। भरपूर भोजन मिलने लगा और इसका असर उनके शरीर पर साफ दिखने लगा। शरीर पहले से मजबूत और थोड़ा विकसित होने लगा, मगर ये बदलाव अभी अधूरे थे, क्योंकि असली बदलाव तो अभी बाकी था। धीरे धीरे मौसम बदलने लगी और कड़कती हुई गर्मियों का आगमन हो चुका था, और ये सब भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उनकी नज़र एक दौड़ते हुए जानवर पर पड़ी। उन्होंने तेजी से एक पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका, लेकिन वह निशाना चूक गया और यह टकराव से तेज चिंगारी निकली, और देखते ही देखते आग भड़क उठी और जंगल का कुछ हिस्सा जल गया। और यहीं से शुरू हुई इंसान की आग से पहली मुलाकात। जैसे ही आग की लपटें बुझने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ जानवर उसी आग में झुलस चुके थे। उन्होंने हिचकिचाते हुए जले हुए मांस को उठाया, और तभी उन्हें एक नया अनुभव हुआ। यह मांस अधिक स्वादिष्ट, नरम और पचाने में आसान है। यह वही पल था जब इंसान ने पहली बार पका हुआ भोजन को जाना। अब उन्हें समझ आ चुका था, आग जैसी चीज कोई वरदान से कम नहीं है। वे उस घटना को भूले नहीं थे जब दो पत्थरों की टक्कर से अचानक चिंगारी निकली थी और सूखे पत्तों में आग लग गई थी। अब वे उसी रहस्य को दोहराने की कोशिश करने लगे। तरह तरह के पत्थर इकट्ठा किए, उन्हें आपस में रगड़ा, जोर से टकराया, लेकिन ना कोई चिंगारी निकली, ना ही कोई आग लगी। वे बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं, क्योंकि आज हम जानते हैं हर पत्थर से आग नहीं निकलती। केवल कुछ खास पत्थरों से ही चिंगारी उत्पन्न होती है। ऐसा ही एक पत्थर है चकमक पत्थर, जिसे अंग्रेजी में फ्लिंट कहते हैं। यह एक प्रकार का क्वार्टज होता है जो सामान्यतः भूरे, काले या धूसर रंग का होता है। इसकी सतह चिकनी होती है और देखने में थोड़ा कांच जैसा लगता है। इस पत्थर में लोहे की अशुद्धियां मौजूद होती हैं।
जब इसे किसी और कठोर सतह से तेजी से रगड़ा या टकराया जाता है तो इससे छोटे छोटे धातु कण टूटकर निकलते हैं। ये कण जब हवा और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण तुरंत जल उठते हैं। लेकिन आदि मानवों को ये सब उस समय समझ नहीं था, लेकिन प्रयास और प्रयोग ने अंततः उन्हें सही पत्थर तक पहुंचा दिया। जहां आग लगने की घटना हुई थी वहां जाकर उस तरह के विशेष पत्थरों को उन्होंने ढूंढा और जमा किया। सालों की कोशिश के बाद उन्होंने आग को नियंत्रित करना और संभालना सीख लिया था। यह वही समय था जब इंसान ने आग पर नियंत्रण पाया और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दिया। आग के जीवन में आने से आदि मानव की दुनिया ही बदल गई। सबसे पहले आग ने उन्हें जंगली जानवरों से बचाने में मदद की। अब वे रात के अंधेरे में भी सुरक्षित महसूस करने लगे। आग ने उन्हें पहली बार रात में रोशनी दी। अब वे सिर्फ सूरज के ढलने तक सीमित नहीं थे। वे बचे हुए भोजन को आग के पास बैठकर अपने झुंड के साथ आराम से खा सकते थे। ये समय अब सिर्फ पेट भरने का नहीं बल्कि साथ रहने का सहारा बन गया था। लेकिन आग ने सिर्फ उनके बाहर की दुनिया नहीं बदली, उसने उनका शरीर भी बदलना शुरू कर दिया। पका हुआ भोजन खाने से उनका पाचन तंत्र में बदलाव देखने को मिला। उनकी आंत छोटी होने लगी क्योंकि पाचन में कम ऊर्जा लगने लगा। जैसे जैसे खाना नरम और पचाने में आसान होता गया, उनके दांत और जबड़ों पर दबाव कम पड़ने लगे और यही कारण था कि चेहरे की बनावट बदलने लगी। अब उनका चेहरा धीरे धीरे आधुनिक इंसानों जैसा बनने लगा। साथ ही पके हुए भोजन से मिलने वाला अधिक ग्लूकोज उनके मस्तिष्क तक पहुंचने लगा, जिससे उनका ब्रेन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और एक बड़ा ब्रेन मतलब अब वे सोच सकते थे, योजना बना सकते थे। अब उनमें ज़्यादा ऊर्जा थी। वे तेजी से दौड़ सकते थे, लंबी दूरी तय कर सकते थे और बेहतर तरीके से शिकार कर सकते थे। लेकिन आग ने सिर्फ शरीर या दिमाग नहीं बदला, उसने सामाजिक संबंधों की नींव रखी। अब भोजन पकाना एक सामूहिक क्रिया बन चुका था। सब मिलकर बैठते, खाते और अपने तरीकों से बात करते। भोजन अब सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि परिवार और झुंड को जोड़ने वाला एक रिश्ता बन गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो उन्हें जिंदगी के असली संघर्षों से गुजरना बाकी था। बहुत समय बीत चुका था। धीरे धीरे धरती की सतह पर बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलने लगे। महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे थे और उनके साथ साथ जीवन की कई उभरती प्रजातियां भी अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी जो कभी एक साथ थी। अब उन्हें नए वातावरण और परिस्थितियों में खुद को ढालना पड़ रहा था, जैसे प्रकृति ने उन्हें अपने नए ठिकानों की ओर धकेल दिया हो। अब धरती पर बरसात की दस्तक हो चुकी थी। और आसमान से टूटती बिजली की गड़गड़ाहट ने माहौल को भयभीत कर दिया। ये जीव जो अब तक आसमान की शांति में जी रहे थे, बिजली की चमक और कड़कती गरज से बुरी तरह डर गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये अजीब और डरावनी आवाज़ें आखिर है क्या। जब भी उन्हें कोई गुफानुमा आकृति दिखाई देती, वे भागकर उसमें जा छिपते। लेकिन बारिश लगातार जारी थी और कोई नहीं जानता था कि ये कितने दिनों तक चलेगी। ऐसे में इन्हें महसूस होने लगा कि डरकर और छिपकर जीना अब मुमकिन नहीं। जब बारिश थोड़ी थमी तब ये बाहर निकले और प्रकृति को अपनी आंखों से फिर से देखा। अब उनका उद्देश्य साफ था, बारिश से बचने के लिए कोई ठोस उपाय करना होगा। उन्होंने जंगल के बड़े बड़े पत्ते और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया। इनकी मदद से उन्होंने एक अस्थायी मगर समझदारी भरी संरचना बनाई, कुछ कुछ झोपड़ी जैसी, जहां वे एक साथ रह सकें। अब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे प्रकृति की मार से पूरी तरह नहीं तो कम से कम कुछ हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। यह उनका पहला कदम था डर से निर्माण की ओर। और यहीं से एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। इन्होंने अपने पहले साथी को अपनाया, एक जानवर को जो ना तो भोजन था और ना ही शिकार, बल्कि एक दोस्त, एक वफादार साथी। यह वफादार जीव हर जगह इनके साथ रहता, उनकी रक्षा करता और भावनात्मक रूप से उनके करीब था। धीरे धीरे उन्होंने और जानवरों को समझना शुरू किया। गाय, बैल जैसे पशु जो न सिर्फ शांत स्वभाव के थे बल्कि सामान ढोने में भी मददगार साबित हुए। अब इंसान अकेले नहीं था, अब उसके पास सहयोगी थे, साथी थे। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ी वैसे वैसे सामाजिक ढांचा भी आकार लेने लगा। अब इनका छोटा सा समूह अब एक कबीले में तब्दील हो गया था, जहाँ सब साथ रहते और खतरों का सामना मिलकर करते। लेकिन किसी भी समाज को चलाने के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए होता है, एक नेता, एक सरदार
और इस सरदार को चुनने के लिए उन्होंने एक अनोखी प्रतिस्पर्धा बनाई, एक खतरनाक परीक्षा। जिसे कबीले का नेता बनना होता उसे अकेले ही एक विशाल और खूंखार जानवर का शिकार करना पड़ता। यह सिर्फ ताकत का नहीं, साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का परीक्षण था। जो यह चुनौती पूरी करता उसे कबीले का सरदार घोषित कर दिया जाता और साथ ही कबीले की सबसे सुंदर स्त्री को उसकी संगिनी बना दिया जाता। और धीरे धीरे यह प्रथा आसपास के अन्य कबीलों में भी फैलने लगी। समय की रेत लगातार बढ़ रही थी और उसके साथ साथ इंसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अभी तक खेती करना नहीं सीखा था। वे अब भी जंगलों से फल और जानवरों की शिकार पर निर्भर थे, लेकिन वह जंगलों से लाए फलों को खाने के बाद उनके बीज वे यूं ही इधर उधर फेंक दिया करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक अद्भुत बात पर ध्यान दिया। जहां उन्होंने पहले फल खाकर बीज फेंका था, वहां अब एक पौधा उग चुका था। आसपास भी उसी तरह के और कई पौधे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उनमें से एक को जमीन से निकाला और देखा कि वह पौधा उसी बीज से अंकुरित हो रहा है जिसे उन्होंने पहले फेंका था। वो हैरान रह गए और उन्होंने कई जगह फल खाकर बीज फेंके थे, लेकिन पौधे वहां नहीं उगे। जिससे उन्होंने गौर किया कि ये बीज हर जगह नहीं पनपते। कुछ खास मिट्टियों में ही वे अंकुरित होते हैं, बाकी जगहों पर नहीं। यही से उन्हें ज्ञान हुआ कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है और कौन सी नहीं। उन्होंने उपजाऊ मिट्टी से बीज बोना शुरू किया और उसकी अच्छी देखभाल की और वह बीज एक बेहतर रूप में जन्म लिया और इनके लिए यह सफलता रंग लाई। धीरे धीरे उन्होंने खाने योग्य और जहरीले पौधों के बीच फर्क करना सीख लिया। अब वे जंगलों से केवल वही बीज इकट्ठा करने लगे जो उन्हें उपयोगी और खाने लायक लगते थे। जिस पौधों को उन्हें देखकर लगता यह सुरक्षित है, वे उसके बीज जमा कर लेते और उन्हें उपजाऊ जमीन में बो देते। लंबे समय तक लगातार खेती करने के बाद उन्होंने इसमें अच्छी खासी समझ और अनुभव हासिल कर ली। अब वे जान चुके थे कि यह कौन सी फसल कब बोनी चाहिए, कौन सी मिट्टी किस पौधे के लिए उपयुक्त है और किस मौसम में क्या उग सकता है। अब इंसान सिर्फ जंगल पर निर्भर नहीं था, वह अपने भोजन के लिए नई नई तरकीबें और तरीके खोजने लगा। और यही से मानव सभ्यता ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया, आगे बढ़ने की। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जी रहे थे, अब उनके भीतर एक नई चाहत जन्म ले चुकी थी, समाज बनाने की, सभ्यता खड़ी करने की। इन्होंने जंगलों को हटाकर जमीन को अपना बसेरा बनाया। इन्होंने पेड़ काटे, झाड़ियां हटाई और वहां एक नई जिंदगी की नींव रखी। पत्थर, मिट्टी और लकड़ियां, इन तीन चीजों ने इनके सपनों को आकार दिया। इन्हीं के सहारे इन्होंने पहले घर बनाए, छोटे छोटे झोपड़े। धीरे धीरे वो कुछ झोपड़ियां गांव बने, गांव से कस्बे और एक समृद्ध सभ्यता। और इस सभ्यता की नींव रखी गई नदी के किनारे, क्योंकि उन्हें पता था जहाँ पानी है वहीं जीवन है। नदी ने उन्हें सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं दिया, बल्कि खेती का अवसर भी दिया। समय के साथ उन्होंने खेती को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए नए उपाय और औजार भी विकसित किए। वे पहले ही जानवरों को पालना सीख चुके थे, अब वे उन जानवरों का उपयोग खेती में भी करने लगे, जैसे जमीन जोतने या फसल ढोने के लिए। उनकी मेहनत और समझ ने खेती को तेजी से फैलाया। इंसान अब एक नई दुनिया बसा रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका जंगलों से गहरा लगाव था। उन्होंने खुद को जंगल के जीवन के अनुरूप ढाल लिया और वहीं अपना घर बसा लिया। समय के साथ वे भी बदल चुके थे, अब वे जंगल की हर चीज़ को समझने लगे थे। उन्होंने अपने लिए अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए और जंगल की वनस्पति, जीव जंतु और रास्तों की उन्हें गहराई से पहचान हो गई थी। उनकी महिलाएं अब सजने संवरने लगी। उन्होंने प्राकृतिक रंगों को पहचानना शुरू किया। अब वह समझने लगे कि ये सब हमें प्रकृति ने दी है, इसलिए वह भूमि को पूजनीय माना, क्योंकि वही उन्हें आश्रय देती थी। इन्होंने आग को पवित्र माना, क्योंकि वह उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आई थी, सुरक्षा, भोजन और रोशनी का स्रोत बनकर। यह आसमान को देखकर हाथ उठाते, और यही नहीं, उन्होंने अपनी पहचान को अमर करने के लिए पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर अपने जैसे चित्र भी उकेरने शुरू कर दिए। लेकिन जो लोग जंगल से उठकर जमीन पर आए थे, वह काफी आगे निकल चुके थे। लोग अब आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने लगे थे।
उन्होंने लेन देन की प्रक्रिया की शुरुआत की, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना सीखा और इसके साथ नई नई सभ्यताओं का निर्माण होने लगा। समय के साथ सभ्यता और भी विकसित हो चुकी थी। साथ ही उन्होंने अलग अलग धातुओं की पहचान भी करना शुरू कर दिया, जिन्हें बाद में औजार, गहने या हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाने लगा। स्त्रियां और पुरुष अपने जीवन जीने के ढंग को काफी हद तक समझ चुके थे। वे धीरे धीरे अपने पुराने तौर तरीकों को बदलने लगे थे। इस तरह से उभरती हुई सभ्यताएं धीरे धीरे संगठित, समृद्ध और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ रही थी। उस समय का पर्यावरण शुद्ध, शांत और पूर्णतः संतुलित हुआ करता था। पृथ्वी हरियाली से आच्छादित थी। यह एक ऐसा युग था जब मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वर्ग जैसा जीवन व्यतीत करता था। हर दिन की शुरुआत पक्षियों के मधुर चहचहाने से होती थी, जो मानो उन्हें नई जीवन की गीत सुनाते थे। लेकिन आज हमारी चतुराई ने हमें वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पहले जो चीजें कुदरती थी वो अब हमारी काबू में है या खत्म हो चुकी है। हमने इतनी तरक्की कर ली है जो अब ना तो हमारे लिए अच्छी है और ना ही पृथ्वी के लिए। हमने धरती को जहरीली गैसों, रासायनिक पदार्थों और प्रदूषण से इतना भर दिया है कि अब यह पहले से अधिक तेजी से गर्म हो रही है। हम महासागरों में रहने वाले जीवों को नष्ट कर रहे हैं, हरे भरे जंगलों को उजाड़ रहे हैं और जंगली जानवरों से उनका घर छीन रहे हैं। हर साल दुनिया भर में अरबों पेड़ काटे जा रहे हैं और पृथ्वी धीरे धीरे सूखे और बंजरपन की ओर बढ़ रही है। हम खराब मौसम, असंतुलित जलवायु और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य कारण बन चुके हैं। और बात सिर्फ एक गलती की नहीं है, हम ये सभी विनाशकारी काम एक साथ कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम ये सब बहुत तेजी से कर रहे हैं। अब तक पृथ्वी 5 सामूहिक विलुप्तियां झेल चुकी है। पिछली बार ऐसा लगभग 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले हुआ था, लेकिन अब वैज्ञानिकों के अनुसार हम 6ठी सामूहिक विलुप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बार इसके पीछे हम इंसान जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ वर्षों में जंगली जानवरों की संख्या में औसतन 70% गिरावट आई है। Decline of almost 70% since 1970, according to a report. लेकिन इस अंधकारमय भविष्य के बीच उम्मीद की एक किरण अभी भी बची हुई है। मानव इतिहास की हम पहली प्रजाति हैं जो यह समझ सकती है कि हमारे साथ और हमारे ग्रह के साथ क्या हो रहा है, और यह सब भी जानती है कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारी बुद्धिमत्ता ने हमें इस मोड़ तक पहुंचाया है और अब यही हमें और इस धरती को बचाने का एकमात्र रास्ता है। इस पृथ्वी का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम कौन सा कदम उठाते हैं। जो निर्णय हम आज लेंगे वही तय करेगा कि जीवन का अगला अध्याय कैसा होगा। अगर हमने समय रहते चेतना नहीं दिखाई तो वह दिन दूर नहीं जब यह पूरी पृथ्वी एक भयानक सुनसान खंडर में तब्दील हो जाएगी।